ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जैसे क्या मार्केट का बॉटम बन गया है, एफआईआई लगातार क्यों बेच रहे हैं, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सितंबर में निफ्टी 50 ने अपना हाई बनाया था और उसके बाद में लगातार मार्केट गिर रहा है। जब मार्केट 4-5% गिरता है, 1-2% वापस रिकवर करता है, फिर वापस गिरता है, इसका मतलब यहाँ एक बियर फेज चल रहा है। जितना मार्केट गिरता है उतना रिकवर नहीं होता। जो नया हाई बनता है वो पिछले हाई से कम होता है और जो नया लो बनता है वो पिछले वाले लो से नीचे होता है। यानी लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहे हैं। सितंबर से लगातार यही है। तो आप ये मान सकते हो कि मार्केट बियर फेज में है। अब सवाल है कि ये मार्केट क्यों बियर फेज में आया। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है वैल्यूएशन का। इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड हो गया था, इसलिए अपने टॉप से जो सितंबर में इसने बनाया था उसके बाद ये करेक्ट होने लगा। थोड़ा बहुत रिकवर करता है, फिर नीचे आता है। जब भी बियर मार्केट चलता है तब कोई भी खबर हो वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट करती है और सेम ही खबर बुल मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट करेगी। तो लगातार इस तरह की कोई ना कोई खबर आपस में जुड़ती रहती है और उससे मार्केट और नीचे आता रहता है। अब जो दूसरा पॉइंट है कि एफआईआई लगातार क्यों बेच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि एफआईआई क्या है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, राइट। तो रियल में एफआईआई कुछ नहीं है। देखो, यूएस के मार्केट में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे वो इंडिया में भी करती है। इंडियन स्टॉक की जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उस पर बेस्ट बहुत सारे ईटीएफ यूएस के मार्केट नेस्डेक में और दूसरे मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। तो वहाँ की जो कॉमन इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो उन ईटीएफ्स को बाई करते हैं और जब उनमें डिमांड बढ़ती है तो वहाँ का जो म्यूचुअल फंड कंपनी है एएमसी है, वो इंडियन मार्केट में बाई करेगी। और इसके अपोजिट जब वहाँ के रिटेल इन्वेस्टर उन ईटीएफ को सेल करेंगे और उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वो रिलेटेड एएमसी या एपी ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट क्या करेगा, इंडियन मार्केट में उसे रिडीम कर लेगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एफआईआई और डीआई जब खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कोई क्वालिफाइड लोग हैं, क्योंकि उनके पीछे जो बाई और सेल करने वाला है वो एक इंडेक्स को बाई करता है और एक इंडेक्स को सेल करता है। वो उस रिटेलर के बाई और सेल सिग्नल पर ही बाई और सेल करता है। अब वहाँ के रिटेलर इंडियन मार्केट में से क्यों रिडीम कर रहे हैं, इसका जो मेन रीजन है वो है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। आपको पता है कि यूएस में जो एम्प्लॉयमेंट के डाटा थे वो अच्छा है। अच्छे आने का मतलब हुआ इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इकोनॉमी अच्छा करती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है और लोगों की इनकम बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। इसका मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है। ये बात स्टॉक मार्केट को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट नहीं होंगे और रेट कट नहीं होंगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब रेट कट होते हैं तब क्या होता है कि कंपनीज को लोन सस्ता मिलता है। जिन कंपनीज का पहले से लोन है उनके इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, नया लोन लेने में आसानी रहेगी, एक्सपेंडिचर होगा, कैपेक्स होगा। तो वो सारी प्रॉब्लम आती है जब इंटरेस्ट रेट कम नहीं होती। तो मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। अब इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी, इसकी बात की संभावना हो गई है कि भाई अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट के डाटा अच्छे आते हैं, लोगों के पास इनकम बढ़ती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट नहीं की जाएगी, ये बात। और जो दूसरा रीजन है एफआईआई का, अगर कोई वहाँ का रिटेल इन्वेस्टर यूएस का इंडियन स्टॉक मार्केट की ईटीएफ जो वहाँ नेस्डेक में लिस्टेड है उसे बाई कर रहा है और उसे एक रिटर्न मिल रहा है, राइट, कि अप्रोक्स मान लेते हैं उसे 12% 15% रिटर्न मिल रहा है। अब वो रिटर्न उसे नहीं मिल रहा,
क्योंकि उसे लग रहा है कि उतना रिटर्न, जैसे कि अभी हम यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें, तो कल की डेट में ये 4.80 थी, आज वो थोड़ी-सी कम होके 4.6 से 5.2 हो गई है। तो उसका जो रीज़न रहेगा कि भई वहाँ पे अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे 4.8%, 4.6% सेफ रिटर्न मिल जाएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स मिलते हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो डॉलर के हिसाब से डिप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें इन टर्म ऑफ रुपीज़ मिलते हैं, पर जब उन्हें डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उतने रिटर्न नहीं होते। यानी एक इंडियन इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट में जितने रिटर्न मिलते हैं, उतना रिटर्न एक यूएस इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट से नहीं मिलता। तो ये एक रीज़न है। अगर बात करें हम निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का 1 ईयर का जो हम रिटर्न आज की डेट में है, वो है 5.05%, है ना? कि सितंबर से जब मार्केट गिर रहा है, उस लगातार गिरावट से इंडियन मार्केट का रिटर्न 5% हो गया। इसका मतलब ये रिटर्न, यानी अभी कोई भी वहाँ यूएस में इन्वेस्ट करेगा और वो कंपैरिज़न करेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने 1 ईयर में क्या रिटर्न दिया है, तो दिखेगा 5%। और एक बॉन्ड, एक डेब्ट फंड जिसमें रिटर्न फिक्स होते हैं, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, वो 4.8% दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडियन मार्केट से निकाल के पैसे बॉन्ड में लगाएँगे। देखो, जब बॉन्ड में पैसे जाते हैं तो यूएस का इक्विटी मार्केट भी डाउन आएगा और इंडिया का इक्विटी मार्केट भी डाउन आएगा, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। अगर हम लास्ट 6 मंथ के निफ्टी 50 के रिटर्न्स की बात करें, तो 5.59% नेगेटिव है। इसका मतलब 6 महीने पहले किसी यूएस इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट किया होता, वहाँ के एटीएफ पे रहे, तो उसके रिटर्न नेगेटिव होते, और अगर उसके रिटर्न नेगेटिव हो गए 6 महीने में से, तो वो बेचेगा, और जब बेचेगा तो मार्केट और गिरेगा और कैस्केडिंग होगी। यही बात इंडिया के रिटेलर्स के। तो एफआईआई जितना माल बेच रही है, उसका लगभग माल डीआई खरीद रही है, जिसका मतलब इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी के ज़रिए, म्यूचुअल फंड के ज़रिए उतना माल खरीद रहे हैं। ठीक है? पर फिर भी मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है और पैनिक होता रहता है। राइट? अब बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ के बारे में। तो इंडिया का जो डाटा है उसमें लगभग 6.5% की ग्रोथ रहने की उम्मीद है, और पूरे वर्ल्ड का 3.8 है, तो उस हिसाब से बेटर है। पर 6 महीने 12 महीने बाद में इस तरह का रिटर्न मिल गया, पर शॉर्ट टर्म में अभी भी हो सकता है मार्केट 1-2 महीने इसी तरह से थोड़ा-सा ऊपर जाए, वापस नीचे आए, थोड़ा-सा ऊपर जाए, वापस नीचे आए। इस तरह की पॉसिबिलिटी है। हाँ, मार्केट 4-5% और करेक्ट हो जाता है, उसके बाद हो सकता है वैल्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी इंडियन स्टॉक मार्केट सस्ता हो जाएगा। अभी हम कहें तो निफ्टी 50 फेयर वैल्यूड है, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप अभी और वैल्यूड ही है। अर्निंग के हिसाब से उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि एफआईआई कौन है और वो क्यों बेच रहे हैं। जैसे हम डीआईआई हैं, वैसे ही एफआईआई वहाँ के रिटेलर्स ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एचएनआई या बहुत बड़ा, इस तरह से नॉर्मल रिटेलर्स ही उसको इफेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। 13 जनवरी को डॉलर इंडेक्स ने अपना टॉप बनाया 110, अब थोड़ा करेक्ट होके 108.590 हो गया है। देखो, डॉलर इंडेक्स का मतलब ये है कि यूएस की डॉलर जो उसकी दूसरी कंट्रीज है, यूरोप की हो गई, जापान हो गई, फ्रेंच हो गई, इसे 5-6 कंट्रीज के अगेंस्ट में उनकी प्राइस है। यूएस डॉलर मजबूत हो रही है, इसका मतलब पूरी दुनिया में अदर करेंसी कमजोर हो रही है, राइट? तो उसी हिसाब से हमारी करेंसी भी थोड़ी-सी डिप्रिशिएट कर रही है डॉलर के रिस्पेक्ट में, और डॉलर इंडेक्स बढ़ती है तो अदर कंट्रीज़ का स्टॉक मार्केट डाउन आएगा, स्पेशली इमर्जिंग कंट्रीज़ का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए हैं, है ना? अब भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम बॉटम बन गए हैं, हो सकता है 1-2% ये करेक्ट वापस से बाउंस बैक करे, फिर वापस से गिरने लग जाए इसी तरह से, क्योंकि हर बाउंस में वापस सेलिंग आती है। जब तक ये थोड़े दिनों तक नीचे कंसोलिडेट नहीं करेगा, तब तक ये बुल रन में वापस से नहीं आएगा। तो थैंक यू। आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ कि किस तरह से इफ़ेक्ट करता है यूएस का मार्केट और ये चीज़ें, उनकी बॉन्ड यील्ड। इंडिया की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये भी 6.925% है। आज वापस बढ़ी है, कल तक कम थी, है ना? इंडियन
बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है इंडिया के बॉन्ड मार्केट में बाहर से पैसा आएगा और यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई तो यूएस का पैसा यूएस में रुक जाएगा, इंडिया के मार्केट में नहीं आएगा क्योंकि यूएस का मार्केट बहुत बड़ा है और वहाँ के पैसे से हमारा मार्केट इफ़ेक्ट करता है पर बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। इसकी वजह है कि यहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो डीआईआई यानी म्यूचुअल फंड के ज़रिए उतने यूनिट्स को परचेज़ कर लेते हैं और इसी वजह से इतना शार्प नहीं गिरता। अगर 1-2 दिन लगातार गिरता है तो फिर वापस से 1-2 दिन के लिए सँभल जाता है। ठीक, थैंक यू।